क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 जो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है। ठीक है, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में एक चैप्टर है जो एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 है। इसको अच्छा से समझना है। चैप्टर को पढ़ने से पहले उसको जानना बहुत ज़रूरी रहता है कि चैप्टर के अकॉर्डिंग क्या क्या चीज़ आने वाला है या चैप्टर के अकॉर्डिंग क्या क्या चीज़ आएगा, पहले उसको हम नोट कर लेंगे, उसके बाद फिर क्वेश्चन पर जाएंगे। तो पहले क्या बोला है, दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म, इसको पहले समझते क्या बोलना क्या जा रहा है चैप्टर। ठीक है, दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म में क्या बोला है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में दो दो तो मतलब 1 और 2, दो हो गया, जैसे ये हो गया 2। ठीक है, चर चर का मतलब होता है ए टू जेड, ए से लेकर के जेड तक में जितना भी अक्षर आता है वो क्या कहलाता है, चर कहलाता है। और वैसे इस चैप्टर के अकॉर्डिंग एक्स और वाई बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। ठीक है, एक्स और वाई क्या है, ज़्यादा पॉपुलर है, तो इसमें चर जो होगा एक्स और वाई ज़्यादा यूजफुल होगा। वैसे तो ए से लेकर के जेड तक में टोटल जितना भी अक्षर है वो क्या कहलाता है, चर कहलाता है। तो वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में हमको जानना है। ठीक है, तो दो चर एक्स वाई वाले रैखिक रैखिक तो पिछले अध्याय में जब पढ़े थे बहुपद चैप्टर था जिसमें क्या था, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। तो रैखिक बहुपद मतलब जिस पर घात 1 और 1 होना चाहिए, मतलब घात कितना हो जाए, एक और केवल एक। और समीकरण के बारे में तो पता ही है तुमको। और उसके बाद है युग्म, युग्म मतलब होता है जोड़ा। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में तो क्या होना चाहिए, हमको जोड़ा हो, जिस पर घात कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए। ठीक है, तो यही चैप्टर बोलना चाह रहा है। अब इसके अकॉर्डिंग इसके बेसिक कॉन्सेप्ट में इसका एक रूप होता है व्यापक रूप। ठीक है, किसी भी चैप्टर का एक व्यापक रूप होता है, क्योंकि उस व्यापक रूप के अकॉर्डिंग ही टोटल क्वेश्चन को बनाया जाता है। कि और उसी जैसे व्यापक रूप का मतलब समझो, अगर इसका जो व्यापक रूप होगा, ठीक है, जो भी अभी व्यापक रूप हम लिखेंगे उस व्यापक रूप में ही टोटल समीकरण रहेगा पूरा चैप्टर के अंदर में। जैसे पहले है व्यापक रूप, व्यापक रूप क्या है, व्यापक रूप। ठीक है, ये व्यापक रूप है, तो इसका व्यापक रूप हो जाता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ देखो एक रैखिक बहुपद घात है, देखो इसमें कितना घात है, एक का घात है, तो रैखिक हो गया रैखिक समीकरण। अब युग्म मतलब जोड़ा तो होना ही चाहिए, तो अब ये हो जाएगा दूसरा a2x b2y प्लस c2 बराबर 0। अब यहाँ देखो हुआ दो चर यहाँ देखो ये x है और ये y है, ये अलग अलग चर है, दोनों अलग अलग चर है x और y, चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के रूप में आ गया। अब एक बार यहाँ पर नोटिस करने वाला है कि ये जो a1 है और ये जो b1 है, ये a1 b1 कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, a1 b1 की जगह पर कोई भी नंबर हो सकता है। अभी मतलब इसी चैप्टर में आगे चल के पढ़ेंगे, 3 मेथड के बारे में हमको समझना है। पहला है प्रतिस्थापन विधि, दूसरा है विलोपन विधि और तीसरा है वज्रगुणन विधि। तो तीनों विधि को जब हम विस्तार से पढ़ेंगे तो उसमें से जो है सबसे जो फॉलो करने वाला विधि है वो है वज्रगुणन विधि। वज्रगुणन विधि व्यापक रूप को स्पष्ट रूप से क्या करता है, फॉलो करता है। ठीक है, तो इसलिए अभी अच्छा से इसको व्यापक रूप को समझ लेते हैं, ताकि आने वाला भविष्य में अगर पढ़ाई करेंगे या फिर इसी चैप्टर में अगर पढ़ाई करेंगे तो इस कॉन्सेप्ट से हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। सबसे पहले इसी कॉन्सेप्ट को समझते हैं। a1 के जगह पर मान लो जैसे एक समीकरण लिख देते हैं 4x प्लस 2y प्लस 3 बराबर 0। 9x अकेला समीकरण तो रहेगा नहीं, 2 रहेगा, 9x प्लस 2y प्लस 8 बराबर 0। अब याद हो इस तरीका का समीकरण देखो व्यापक रूप है, यहाँ पे x है, x वाला भाग है, देखो तो y और y है। ये जो a1 है इसके जगह पर कोई भी नंबर चेंज हो सकता है, यही मेरा a1 कहलाएगा, ये मेरा b1 और ये मेरा c1 और ये a2 b2 और c2। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में। तो इसी तरीका से हमको बनाना है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट व्यापक रूप है इसका बस यही इतना सा लॉजिकल है, जिस लॉजिक से हमको टोटल क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो ये व्यापक रूप का यहाँ पर हो गया कंप्लीट। इसके बाद अब हम एक्सरसाइज पे आते हैं।
अब जैसे देखो, जैसे जैसे एक्सरसाइज बढ़ेगा उसी के अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला वगैरह लिखाएंगे। ऐसा नहीं कि हम एक बार फॉर्मूला लिखा देंगे फिर कंफ्यूज होगा कि अब ये वाला फॉर्मूला कहाँ यूज करें, वो फॉर्मूला कहाँ यूज करें, इस ऐसे उलझना नहीं है। जैसे जैसे स्टार्टिंग हम बताएंगे, जैसे जैसे एक्सरसाइज आता जाएगा उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे, ताकि जो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, जो कॉन्सेप्ट वहाँ पे लगने वाला उस कॉन्सेप्ट क्लियर सबसे पहले हो जाए। ठीक है, तो जैसे जहाँ जो एक्सरसाइज जैसे 3.1 में पढ़ा रहे हैं, 3.1 में हमको इतना सही समझना है, ठीक है, और 3.2 में उसके आगे है, 3.3 में आगे है, मतलब जो भी एक्सरसाइज धीरे धीरे आगे बढ़ेगा तो कॉन्सेप्ट उसका क्या होगा, अलग अलग होगा, ताकि वो चीज़ ज़्यादा दिन के लिए याद रहे। और ये जो फॉर्मूला सब लिखा रहे हैं इसको एक अलग कॉपी में लिख लेना है, ताकि अगर एग्जाम में क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में अगर ये पूछ दे तो इसको अच्छा से लिखना है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछता है क्या है, बोलेगा निम्नलिखित में से दो चर वाले रैखिक समीकरण कौन व्यापक होगा, चार ऑप्शन दिया रहेगा, इसी अकॉर्डिंग बनाना है, जो होगा यही उसी को टिक करना है। तो अब एक्सरसाइज 3.1 के ऊपर आते हैं, क्या बोल रहा है क्वेश्चन। एक्सरसाइज 3.1, ठीक है, तो 3.1 का एक्सरसाइज है, क्वेश्चन है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मतलब पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। 7 वर्ष पहले कितना, 7 गुनी आयु का था। ठीक है, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो उस स्थिति को बीजगणित के रूप में समझाना है। ठीक है, क्वेश्चन आया समझ में। तो क्वेश्चन यदि नहीं आया है समझ में तो सबके पास तो अपना अपना बुक होगा ही, वो बुक में 3.1 बनाना, उसमें से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है उसको अच्छा से पढ़ना। ठीक है, उसके बाद जिस कोडिंग से हम समझाएंगे उस क्वेश्चन को भी तुम उसी तरीके से समझाना, और समझने के बाद फिर इस समीकरण को सोल्व करना। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो सबसे पहले आफताब का आयु तो मान लें, माना कि आफताब की वर्तमान आयु x तथा पुत्री की वर्तमान आयु y है। वर्तमान आयु y है। तो अब प्रश्न से देखो क्या बोल रहा है, 7 वर्ष पूर्व। ठीक है, तो लिखेंगे 7 वर्ष आफताब की आयु। सात वर्ष पूर्व मतलब पहले आफताब का आयु। तो क्या हो जाएगा, पहले मतलब माइनस, बाद मतलब प्लस। तो आफताब को हमने क्या माने, एक्स माने, क्या बोला है पहले, पूर्व मतलब पहले, तो x - 7। ठीक है, यहाँ तक। अब है 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु। अब देख लेना पुत्री है कि पुत्र है उसका। ठीक है, पुत्री की आयु कितना है, पुत्री को क्या माने आयु उसका, y माने हैं, तो y - 7। यहाँ तक सबको आया समझ में। अब देखो क्या है, 7 वर्ष पूर्व में कितना है, 7 गुनी है ना। फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ देते हैं। आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। मैं तुमसे आफताब पुत्री से, ये पुत्री तो बड़े नहीं है ना आफताब से, आफताब निश्चित आफताब बड़ा हुआ पुत्री से, तो 7 गुनी का था। तो आफताब को हमने पहले लिख देते हैं, आफताब को हम x - 7 बराबर किससे बोला, पुत्री से 7 गुना बड़ा है, पुत्री का एज इतना आयु है, पुत्री से हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, y - 7 कितना गुनी है 7, x - 7 बराबर
7 को y से गुना करेंगे तो 7y माइनस 7 को 7 से गुना करेंगे तो 49। ठीक है, x माइनस 7 प्लस में 7y इधर आएगा तो माइनस में 7y, माइनस में 49 इधर आएगा तो ठीक है x माइनस 7y। अब यहाँ देखो 49 में से 7 घटे, किसका चिन्ह बड़ा है? प्लस का, घटेगा तो कितना हो जाएगा? 40 to 42। ये हो गया समीकरण फर्स्ट। ठीक है, अब ये तो देखो तो व्यापक रूप में पहला आ रहा है a1x b1y प्लस c1 आया ना, तो ये हो गया पहला समीकरण। अब दो चर वाले रैखिक समीकरण युग में तो निश्चित है दो समीकरण निकलेगा, पहला समीकरण निकल गया, इसको अच्छा से उतार लो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बताते हैं। ठीक है यहाँ तक। अब आगे क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। अब से 3 वर्ष बाद, अब से 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु, अब तो बाद मतलब x प्लस क्या हो जाएगा? 3, बाद ना बोला है 3 हो जाएगा। 3 वर्ष बाद उत्तरी की आयु, कितना हो जाएगा? y प्लस 3। ठीक है, अब फिर प्रश्न से देखते हैं। पुनः प्रश्न से क्या बोल रहा है? आपसे 3 वर्ष बाद मैं तुमसे कितना? 3 गुनी का रह जाऊंगा। मैं तुमसे तो वही पिता ही बोल रहा है, तो x प्लस 3 किससे रह रहा है? y प्लस मतलब पुत्री का जो आयु है, ये पुत्री का जो आयु है उससे कितना गुना? 3 गुना। तो x प्लस 3 बराबर 3 को y से गुना करेंगे तो 3y, 3 को 3 से गुना करेंगे तो 3 तिहाई 9, x प्लस सॉरी प्लस नहीं होगा, ये प्लस इधर आएगा तो माइनस 3y प्लस 3 इधर पहले से इधर आएगा तो माइनस 9 बराबर 0, x माइनस 3y इधर लिख देते हैं, x माइनस 3y किसका चिन्ह बड़ा है? देखो तो प्लस का माइनस का, तो 9 में से 3 घटेगा कितना हो जाएगा? 6 बराबर। ये हो गया समीकरण सेकंड। तो इस रूप में ला दिया है। अब इसके आगे हमको तो ये नहीं बोला है कि इसका मतलब एज निकालो, आफ्ताब का वर्तमान आयु क्या होगा, उसकी पुत्री का वर्तमान आयु क्या होगा, ये भी हमको बोला नहीं है। ठीक है, जब पढ़ेंगे प्रतिस्थापन, विलोपन और बद्र गुणन जब पढ़ेंगे तो उसमें से सबको सोल्व कर लेंगे, आराम से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, और दोनों का एज भी निकल जाएगा। तो अभी केवल हमको उसका स्थिति ही निकालना है, बीजगणित रूप हमको निकालना, यही बीजगणित रूप है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। अब है कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपया में 3 बल्ला तथा 6 गेंद खरीदा है। ठीक है, माना कि बल्ला का मूल्य 100 रुपया तथा गेंद का मूल्य 22 रुपया। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा?
क्रिकेट टीम के एक कोच ने 39 रुपया में 3 बल्ला 6 गेंद खरीदा। कितना? 3 बल्ला प्रश्न से 3 बल्ला, 3 बल्ला को क्या माने? एक्स, तो एक्स आ जाएगा प्लस। अब कितना? 6 गेंद, तो 6 तो पहले से आगे 6 गेंद, गेंद को क्या माने? वाई माने। कितना रुपया में? 3900 में खरीदा। 3x प्लस 6y। अब ये देखो, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, ये बराबर 0। तो ये एक रूप आ गया। अब सेकेंड रूप, फिर क्वेश्चन आगे क्या बोलता है देखो तो, बाद में उसने एक और बल्ला तथा 3 गेंदें खरीदी। पुनः प्रश्न से, बाद में कोच जो है, फिर से कोच देखो क्या क्या खरीदा है, एक बल्ला और 6 गेंद। एक बल्ला, एक तो लिखा नहीं जाएगा, एक बल्ला कितना है? x। और फिर गेंद कितना खरीदा है? 3 गेंद खरीदा है। हाँ चलो 3 गेंद तो 3y बराबर कितना में? 1300 रुपया में खरीद लिया। x से प्लस 3y प्लस इधर आएगा तो माइनस बराबर 0। ये हो गया समीकरण सेकेंड। ठीक है, ये मेरा क्या था? समीकरण फर्स्ट था और ये सेकंड। 2 स्थिति निकल गया। तो हमको केवल स्थिति निकालना, क्वेश्चन को सोल्व नहीं करना। तो फिर उसी विधि से अगर याद रहेगा तो विधि बनाएंगे। तो इससे गेंद और किसका? बल्ला का। तो इसमें से गेंद का जो मूल्य, और ये जब ये क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जाम से आता है 5 नंबर के लिए। वो कब आता है? जब इसका पूरा बॉल मतलब गेंद और बल्ला का मूल्य टोटल निकाल लेंगे तो 5 नंबर के लिए एग्जाम में आता है। ठीक है, तो विधि से बनाएंगे तो फिर इसका जो है गेंद का मूल्य 50 रुपया आएगा, बल्ला का दाम लगभग 500 रुपया आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो गया। तो हमको अब क्या निकालना है इसमें? अब हमको भी निकालना है, स्थिति निकालना है ना केवल। माना कि क्वेश्चन नंबर 3 है, माना कि पहले सेब है तो सेब का मूल्य, सेब का मूल्य 100 रुपया तथा अंगूर का मूल्य 22 रुपया। ठीक है ना। तो अब खरीदता कितना है? 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर। 2 केजी सेब, प्रश्न से 2 केजी सेब का मूल्य कितना है? x। 1 केजी अंगूर, एक तो लिखा नहीं जाएगा, y कितना रुपया में? 160 में। ठीक है, तो ये प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। ये हो गया, ये क्या हो गया? समीकरण फर्स्ट। पुनः प्रश्न से, फिर अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो, क्या है? सेब 4 के बाद में 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य जो है कितना हो जा रहा है? 300 रुपया हो जा रहा है। तो 4 केजी सेब, तो 4 पहले केजी सेब का मूल्य कितना माने हैं? x। और कितना केजी अंगूर ले रहा है? 2 केजी अंगूर, कितना रुपया में? 300 रुपया में। तो 4x प्लस 2y, और ये जो प्लस इधर आएगा तो माइनस बराबर 0। ये हो गया समीकरण सेकंड। तो ये क्या निकल गया? अब इसको भी अगर मेथड से तोड़ेंगे तो अंगूर 1 किलो अंगूर का मूल्य और 1 किलो सेब का मूल्य भी निकल जाएगा। तो हमको तो केवल स्थिति निकालना था। तो 3.1 में जो चैप्टर है उसमें हमको क्या बोला है? केवल क्या निकालना? हमको स्थिति निकालना। तो स्थिति हम निकाल दिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो एक्सरसाइज 3.2 है उसके बारे में कल से विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है।